Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of class 9th Civics Electoral Politics. In the previous video, I discussed about elections and what makes an election democratic. And in this video, I am going to explain you about a topic. Is it good to have political competition? क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है? चलिए देखते हैं अच्छी बात या बुरी बात। सबसे पहले ये पॉलिटिकल कंपटीशन होता क्या है? डिफरेंट पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और उनके बीच में फिर होता है कंपटीशन कि कौन जीतेगा इलेक्शंस। अब थोड़ी पहले इसकी बुराई कर लेते हैं। तो बुराई में क्या है? ये जो नेता होते हैं, पॉलिटिक्स वाले जो होते हैं ना, ये समाज में फ्रैक्शनलिज्म पैदा करवाते हैं। फ्रैक्शनलिज्म, ये सोसाइटी को डिवाइड करवा देते हैं। जैसे कि वो मेरी जाति का नेता है, मैं तो उसे ही वोट दूंगा। कल उनकी बड़ाई में आकर कोई कुछ कह गया तो उससे खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपस में लड़वा देते हैं और अपना मोटो निकाल देते हैं। ये था फ्रैक्शनलिज्म वाला। ये इसका गलत है। इस समाज को एक नहीं करवा रहे बल्कि अलग करवा के अपना मोटो निकाल रहे हैं। सेकंड इज कि ये एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाते रहते हैं। जैसे इस समय आपने देखा होगा कि जब भी अभी भी या पहले जब इलेक्शन होते क्या होता था? सपोज एक पार्टी की लीडर आई, वो कहती हैं हम बात कर लेते, क्लियर ऐसे ही चल रहा है मायावती जी की। वो कहती हैं कि आजकल हो क्या रहा है देश में, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। मोदी और योगी जो कहते थे कि हम रामराज लेकर आएंगे, यहां गुंडा राज बढ़ रहा है। हम इलेक्शंस में अगर खड़े होंगे तो हम ये खत्म कर देंगे। मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप मान लो राहुल गांधी आए, राफेल आए, कितने के आए हमें पता ही नहीं चला। सब पैसा वो हड़प गए, उन्हें कुछ नहीं आता है। चाइना से कितनी जमीन हमारी छीन ली वो तक नहीं बता रहे हैं। मान लो इलेक्शंस के समय ये बात बता रहे लोगों को भड़काने के लिए। अब मोदी जी आए, मोदी कहते हैं कि देश को मिलकर लूटा इन लोगों ने, बुआ भतीजों ने भी और परिवार वालों ने, माँ बेटों ने भी। तो जब ये बात हमने सुनी, प्लीज डोंट माइंड, यहाँ पे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वो सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इन दिस वे ऑफ सेंस दे आर नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। दे आर नॉट गिविंग देयर आइडियाज दैट हाउ दे विल मेक कंट्री डेवलप। इस तरीके से वो आइडियाज नहीं देते कि कैसे कंट्री डेवलप होगा, हम क्या क्या करेंगे देश को डेवलप करने के लिए। बस उनका मेन मोटो क्या है? एक दूसरे की बुराई करना और लोगों की नजरों में उनको नीचे दिखाना। ये उनका मेन मोटो होता है। तो इस तरीके से एक बात और आती है, कुछ अच्छे लोग हैं समाज में, समझ गए होंगे आप, वो पॉलिटिक्स में नहीं जा पा रहे हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है एक दलदल है, जो उसमें जाएगा वो फंस जाएगा। और इसी वजह से वो पॉलिटिक्स में नहीं जा पा रहे हैं और देश का भला नहीं हो पा रहा है। कुछ पीपल अच्छे हैं ऐसे जो देश को सुधारना चाहते हैं, उसका भला करना चाहते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब चलिए मैं थोड़ा एक चीज बताता हूं। अगर मान लो ये एक आइडल वर्ड होता, आइडल वर्ड, और हमारा देश आइडल कंट्री होता और आइडल पॉलिटिक्स होती, तो जो भी नेता कहते वो सब पूरा होता। जो भी वो वादे करते वो पूरा करते। उनके मन में बस एक ही बात होती कि मुझे जनता का भला करना है, जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया है। एक आदर्श दुनिया होती तो, लेकिन ये आदर्श दुनिया नहीं है। आजकल हर इंसान यही चाहता है कि मेरा प्रमोशन होता रहे, मैं वापस नहीं आऊं,
लीडर्स की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि मैं इलेक्शन जीतता रहूं। अगर आज मैं सभासद का इलेक्शन जीता हूं तो कल मैं चेयरमैन का जीत जाऊं, और मैं चेयरमैन का जीता हूं तो फिर मैं एमएलए का जीत जाऊं, एमएलए का जीता हूं तो एमपी भी बनना चाहते हैं, फिर सीएम भी बनना चाहते हैं, पीएम भी बनना चाहते हैं। इलेक्शन कोई नहीं हारना चाहता, सबका मेन मुद्दा है। और इसी वजह से वो वादे करते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि जनता का भला किस में है। कई बार वो जनता की मदद भी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि जनता का भला किस में है। अब आप क्या जाने, वो नेता लोग क्या जाने कि एक छोटी सी बात की अगर बात करते हैं, बिजली कटौती की, गर्मियों में बिजली कटौती से कितनी समस्या होती है उन लोगों को क्या पता होगा। गली में जब बारिश का गंदा पानी भर जाता है नालियों के साथ, तो उसमें से जब निकलना पड़ता है, उन लोगों को क्या पता होगा जो आराम से बैठे होते अपने एसी वाले ऑफिस में, क्या पता होगा उन्हें। ऐसे लोगों को सुधारने के लिए ही इलेक्शन कंपटीशन जरूरी होता है। अब मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं जरूरी क्यों है। इलेक्शन कंपटीशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम नेताओं की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं और उन्हें यह बता सकते हैं कि अगर आप हमारे लिए काम करोगे तो उसका अवार्ड आपको मिलेगा, और आप काम नहीं करेंगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी। अगर उन्हें इस बात का विश्वास हो जाए ना कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो अगले इलेक्शन में ये मुझे जिता देंगे, तो नेताओं को मजबूर होकर हमारे लिए काम करना पड़ेगा। उन्हें लगने लग जाएगा कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो हार जाऊंगा, तो शायद हो सकता है कि वो जनता के लिए कुछ काम करना शुरू कर दे। लेकिन नेता होते कैसे हैं? वैसे ही होते हैं जैसे आपके बुक में 2 फोटो दिए हुए हैं। वादे करते हैं, दे हैव प्रोमिसेस एट द बैक व्हिच आर लाइक द चपातीज देयर एंड द वोटर्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड देम लाइक ए डॉग। इलेक्शन से पहले हम शेर, इलेक्शन के बाद हमें क्या बना दिया जाता है ये आप खुद देख सकते हैं उस फोटो में। तो ये था ये टॉपिक। इस इलेक्शन कंपटीशन को तो अच्छा भी है तो बुरा भी है इसमें। अब बात करते हैं कि आखिर हमारे देश में इलेक्शन सिस्टम क्या है। व्हाट इज अवर इलेक्शन सिस्टम? इलेक्शन सिस्टम में हमारे देश में बेसिकली 2 सबसे मेन इलेक्शंस होते हैं, एक विधानसभा के, एक होते हैं लोकसभा के। हमारे देश में ऑटोमेटिकली विधानसभा और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल से पहले अगर मेजोरिटी टूटती है तो दोबारा इलेक्शन होंगे, मेजोरिटी टूटती है तो, और नहीं टूटती है, वो गवर्नमेंट चलती है तो 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे, चाहे वो दोबारा गवर्नमेंट बन जाए लेकिन इलेक्शंस होंगे। मींस द पब्लिक विल गेट द चांस टू चूज देयर लीडर अगेन आफ्टर एवरी 5 इयर्स। ये हमारे देश में सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है। अब इस सिस्टम ऑफ इलेक्शंस में मैंने आपको बताया था इलेक्शंस कि हर 5 साल के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। डिफाइन आपकी बुक में दी होगी कि अगर अगर हम देश की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक साथ इलेक्शंस कराते हैं, एक साथ का मतलब या तो एक दिन में या इन द इंटरवल ऑफ सेवरल डेज, या कुछ दिनों के अंतराल पे, लेकिन होंगे एक ही साथ, रिजल्ट डिक्लेयर एक ही साथ होगा, तो वो जनरल इलेक्शंस होंगे। लेकिन अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी की सीट वेकेंट हो गई, खाली हो गई इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद, या तो वहां का कैंडिडेट की डेथ हो गई है जो जीता था, या फिर उसने रिजाइन कर दिया है, इस कंडीशन में सेकंड नंबर वाला नहीं बनेगा, तो वहां पर दोबारा इलेक्शंस होंगे, एंड दैट इलेक्शंस आर नोन एज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शंस कहते हैं उसे। ओके, चलिए मेरे हिसाब से आपको ये बात तो क्लियर हो गई। अब जरा एमपी एमएलए की बात समझ लेते हैं। जरा एमपी एमएलए कैसे, कहां कहां, कौन कितना कितना होता है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरे ऊपर एक लोकल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। एक लोकल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, और एक नेशनल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है ऑन द सेम सिटीजन। लेकिन हर सिटीजन्स के अलग अलग रूलिंग एरियाज हैं, अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस कहते हैं जिसे हम, वो है। अब जैसे लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका, कंट्रोल है मुझ पे उनका, स्टेट गवर्नमेंट मुझ पे कंट्रोल करती है, नेशनल गवर्नमेंट मुझ पे कंट्रोल करती है। अब इलेक्शंस के समय में कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन क्या चीज है?
अब जैसा आप खुद देख सकते, आपके बुक में सब चीज डिटेल दी हुई है। हम चाहते हैं कि छोटे से छोटे एरिया को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े लीडर्स भी हों। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं यहां पर एमएलए भी है, चेयरमैन या मेयर भी हो सकते हैं, होते हैं, और इसके साथ साथ एमपी भी होता है। एमपी होता है एक बड़े एरिया का, एमएलए एक छोटे एरिया का, और चेयरमैन उससे भी छोटे एरिया का, ताकि हर चीज को कंट्रोल इजीली किया जा सके। हर चीज को, अगर आपके विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं तो डेट मीन्स डेट आर नोन एज स्टेट इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शंस है, और विधानसभा के इलेक्शंस में जो कैंडिडेट जीतते हैं उसे हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनमें जो मेन हेड चूज होता है उसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। ओके, चीफ मिनिस्टर। लेकिन वहीं अगर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जो पूरे देश में एक साथ होते हैं, इसमें जो कैंडिडेट जीतते हैं उसे हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड द हेड ऑफ these MPs are known as PM, प्राइम मिनिस्टर, जो इनके बीच में से ही चूज किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ लोकल लेवल पर भी इलेक्शंस बनाए गए हैं। विलेजेस में इलेक्शंस में पंचायत होती है, और एक लोकल एरियाज में म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। अगर एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा शहर है जहां पे आबादी ज्यादा है, तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, हिंदी में जिसे हम नगर निगम कहते हैं, नगर निगम। और नगर निगम का जो हेड बनता है वो होता है आपका मेयर। अगर कोई छोटा एरिया है तो वहां पे म्युनिसिपैलिटी होगी, नगर पालिका, और वहां का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है। तो इस तरीके से एक इंसान को हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट रूल करती है, उसके ऊपर कंट्रोल करती है। तो एमएलए स्टेट का, एमपी पूरे देश का, पंचायत में सरपंच और पंच होते हैं विलेज एरिया के होते हैं, मेयर बड़े शहर का, और चेयरमैन छोटे शहर का होता है। तो इसी के साथ आपका ये इलेक्शन सिस्टम खत्म होता है। लेकिन इलेक्शन सिस्टम में एक चीज और है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब ये क्या चीज होती है? आपने एक नाम सुना होगा, रिजर्वेशन। मैनी पीपल आर इन फेवर ऑफ इट एंड मैनी आर अगेंस्ट ऑफ इट। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस वीडियो में कि मैं फेवर करता हूं, अगेंस्ट करता हूं, लेकिन क्यों हुआ ऐसा? सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों हुआ रिजर्वेशन। मैं इलेक्शन से रिलेटेड बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर फील्ड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज। मींस कि वो एरियाज जहां पर केवल कुछ ही कास्ट इलेक्शंस लड़ सकती हैं, या कुछ ही रिजर्व पीपल्स इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिसे कहा जाता है रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। एक वो दौर था, शायद आपको याद होगा, जब लोअर क्लास पीपल्स को कभी सामने नहीं लाया जाता था। उनको सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाने का मौका नहीं दिया जाता था, समाज में लोगों से मिलने का मौका नहीं दिया जाता था, और ऐसा काफी लंबे समय तक चला। लेकिन उसके बाद जब रिजर्वेशन आया तो रिजर्वेशन उन्हें मौका तो मिला, लेकिन स्टिल दे वर अननोन टू द पीपल। नहीं जानते थे लोग उन्हें, तो इलेक्शन कैसे जीते? इसीलिए गवर्नमेंट ने बना दिया रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। क्योंकि हमारे देश में जो हायर कास्ट थी उनके पास काफी पैसा था, रिसोर्स थे, वो जीत बड़ी आसानी से जाते थे, और इनकी आवाज पीछे रह गई, इन्हें कोई नहीं सुनता था। तो गवर्नमेंट ने, या जिन्होंने लॉज बनाए, उन्होंने बना दी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, जिसके तहत इतने परसेंट ऑफ एससी और इतने परसेंट ऑफ एसटी की देश में सीट को रिजर्व कर दिया गया। वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में यह बात बतानी पड़ेगी कि एक पार्लियामेंट में कितने एससीज और कितने एसटीज की सीट रिजर्व्ड है। आई वांट टू नो द आंसर। ओके, तो रिजर्व कर दी गई। रिजर्व करने का मतलब यह हो गया कि अब उन सीट्स पर केवल वही इलेक्शंस लड़ सकते हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट में कम से कम इतने पीपल तो लोअर कास्ट के पहुंचेंगे, या शेड्यूल्ड ट्राइब के पहुंचेंगे, इतने तो पहुंचेंगे। इसके आगे पहुंच सकते हैं, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भी हो सकते हैं। दैट मीन्स अब उनकी आवाज भी एक पावर के साथ आ सकती है पार्लियामेंट के अंदर। इसीलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिया गया था। और आपको यह भी पता होगा कि लोकल गवर्नमेंट में आजकल 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। 1/3 सीट्स विमेन के लिए, ताकि इनको भी एम्पावरमेंट मिल सके, इनको भी पावर मिल सके, ये भी आगे आगे आ सके। इन्हें वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लाया जाता था पहले।
तो इस तरीके से ये कहलाते हैं रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज। इसके बाद चलिए हम इलेक्शंस में पढ़ेंगे कि इलेक्शंस में और क्या क्या होता है इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन just read out the topic carefully and wait for the next video. Goodbye.